हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम जो कि आपका 2024 के जुलाई में होने वाला है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पेपर 2 जो कि आपका साइंस और मैथ का होता है, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं जनवरी जो कि आपके 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से आज हम टॉपिक लेने वाले हैं साइंस का, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। और ये हमारा साइंस का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जहां पे मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस पे बात किया था। अगर आप 2024 जनवरी के और भी वीडियो देखना चाहते हैं जहां पर मैंने सीडीपी को डिटेल रूप से कंप्लीट किया है और मैंने मैथ के भी क्वेश्चंस को कंप्लीट रूप से कवर किया है, उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं आज का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया है। अर्थात कोई गेंद है जिसको हवा में ऊपर की तरफ फेंका गया है, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। अर्थात वह बहुत ऊंचाई तक जाता है, कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वो वापस आ जाता है जहां से जिस व्यक्ति ने उस गेंद को फेंका था। तो गेंद की ऊपर मुखी और अधोमुखी अर्थात गति जो है समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान मान होगा। अर्थात जब ऊपर जाती है राशि और नीचे आती है तो उसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि भौतिक राशि है वो समान रहती है जब ये गेंद ऊपर जाता है और नीचे आता है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा त्वरण का। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जिसमें बताया गया है कि गुरुत्व बल जो होता है वो समान रहता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया थर्ड नंबर पे जो कि कहा गया कि विस्थापन समान रहता है। इसके बाद कहा गया यहाँ पे चौथे नंबर पे कि गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य समान रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, अर्थात गुरुत्व का बल जो होता है वो समान रहता है। अब थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि गुरुत्व बल क्या होता है और यह समान क्यों रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन में, तो यदि कोई भी विकल्प में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो ही विकल्प सही है, क्योंकि गुरुत्व बल जो होता है ऊपर और नीचे की गति के दौरान जो है गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा समान रहती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जब समान रहता है लेकिन इसकी दिशा बदल जाती है, इसका सूत्र न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा दिया जाता है जो कि सूत्र होता है F बराबर mg, जहां पे F क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है और m क्या है भार होता है, g क्या है गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। तो बल F स्थायी रहता है लेकिन इसकी दिशा क्या है बदलती जाती है। कहने का मतलब ये जब गेंद ऊपर जाता है तो बल तो इस पे समान रहता है लेकिन दिशा इसकी ऊपर की तरफ होती है। जब ये गेंद नीचे आता है तो बल भी सेम रहता है लेकिन दिशा क्या नीचे, अर्थात दिशा बदलती रहती है लेकिन बल क्या है समान रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 था जो कि बहुत ही अच्छा था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है एक पिंड का रैखिक संवेग जो है p है तथा द्रव्यमान जो है m है। अर्थात कोई पिंड है जिसका रैखिक संवेग p है। रैखिक संवेग का मतलब जो सीधी रेखा में गति कर रहा होता है, तो वहां पे कुछ उसके द्रव्यमान और उसकी गति अर्थात वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे संवेग कहा जाता है। तो वो रेखी गति करता है तो उसे रेखी संवेग कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि गतिज ऊर्जा इसकी क्या होगी, अर्थात जब रेखी उसका संवेग p दिया गया है और द्रव्यमान उसका m दिया गया है तो उसका जो है यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस पे अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पी स्क्वायर इंटू एम होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2p स्क्वायर एम होता है। ऑप्शन थर्ड दिया गया पी स्क्वायर बटे 2m होता है और ऑप्शन फोर्थ दिया गया p इंटू एम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है थर्ड नंबर पे जो कि हो जाता है p स्क्वायर बटे 2m हो जाता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं रेखी संवेग पे यहाँ पे कि किस टाइप से फार्मूला आता है। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक ऊर्जा जो होती है था गतिज ऊर्जा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गतिज ऊर्जा हमारी होती है वो क्या होती है हाफ mv स्क्वायर होती है। और वहीं पे जहां पे v क्या होता है पिंड का वेग होता है और हाफ एक यहाँ पे कांस्टेंट ऐड होता है, m इसका वेलोसिटी अर्थात तो द्रव्यमान होता है।
तो रेखीय संवेग के अगर फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, P बराबर m इंटू वी होता है, जहां पे V क्या वेग होता है। तो यहां से V बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P बटे m हो जाएगा यहाँ से, और V के स्थान पे यहाँ पे अगर रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे m हो जाएगा, m स्क्वायर, और m से m एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे 2m आ जाएगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी इसकी निकल के आ जाती है, जो कि हमारा ऑप्शन इस टाइप से करेक्ट थर्ड हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो कि दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है। अर्थात तो जब उच्च प्राथमिक कक्षा में आप पढ़ाते हैं तो वहां पे बच्चों को रासायनिक अभिक्रिया सिखाने के लिए कौन सी अवधारणा जो है बहुत अच्छी होती है और कौन सी आप अवधारणा को अपनाएंगे, उसके लिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन हो जाता है जहां पे कहा गया है कि जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा को समझाना चाहिए, अर्थात व्याख्या करनी चाहिए। मतलब संयोजकता जो होती है किसी परमाणु की कितनी है उसके विषय में जानकारी देना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में जानकारी देना चाहिए, क्या ये कार्य करना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पे कहा गया है कि रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप से लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना, अर्थात उनको प्रतीक रूप से लिखना, जैसे कि H2O हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, इस प्रकार से इन चीजों को लिखना और फिर उनका अवलोकन करना विद्यार्थियों से कहना, ये एक तरीका हो सकता है। थर्ड नंबर पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जहां पे रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना, अर्थात अभिक्रिया जो है किस टाइप की अभिक्रिया है उसके विषय में जानकारी देना तथा उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी देना। लास्ट का ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है जो कि कहा गया है उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने अपने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन करना या कर रखा है। ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे अभिक्रियाओं को या ऐसी क्रियाओं के विषय में जानकारी देना जिनके विषय में विद्यार्थियों ने पहले से देखा है, सुना है या अवलोकन किया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है थर्ड नंबर पे, जहां होता है रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित करना तथा उसके विषय में उदाहरण देना। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाता है। तो यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अधिक उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है। और दूसरे नंबर फिर यहाँ पे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना बहुत ही क्या होता है, अच्छी बात होती है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर यह बात महत्वपूर्ण है कि छात्रों को समझने के लिए एक स्पष्ट और संक्षेपित रूप में रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करने या परिभाषा के साथ प्रारंभ किया जाए। यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। तो उदाहरण भी आपको देना चाहिए था, उदाहरण प्रदान करना छात्रों के लिए और वास्तविक और संबंधित बनाने में मदद करता है। इस प्रकार से परिभाषाएं और उदाहरण से सरल रासायनिक समीकरणों के साथ संलग्न किए जा सकते हैं ताकि प्रतिक्रियाओं के प्रदर्शन को साफ कर सके। और यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं तो इस दृष्टिकोण से छात्रों को इलेक्ट्रॉनों की वैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी जटिल अवधारणाओं में आगे बढ़ाने से पहले रासायनिक प्रतिक्रिया की मौलिक धारणा को समझाने का एक मजबूत आरंभ होता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना, इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता बताना, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। तो इनको स्टार्टिंग में नहीं बताना चाहिए, बच्चों को उदाहरण देना चाहिए, उदाहरण के साथ में उनकी परिभाषाएं देनी चाहिए। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण के विषय में चीजों को समझाना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। अर्थात यहाँ पे कुछ जीव जंतु जो दिए गए हैं, अर्थात जंतु जिनके विषय में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा समूह जो है सही है जो बाह्य निषेचन करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा
जिसमें कहा गया है मुर्गी हो जाएगा, छिपकली, तितली। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि छिपकली होता है, तितली होता है, मेढक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है जिसमें कहा गया छिपकली, मेढक, मछली। और लास्ट का ऑप्शन जो फोर्थ नंबर पे दिया गया जिसमें बताया गया मेढक, मछली और स्टारफिश। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है छिपकली होता है, मेढक और मछली ये सभी क्या होते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल से समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या इनके अंदर कुछ फैक्ट छिपे हुए हैं। जैसे कि तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा थर्ड सही था। प्रस्तुत विकल्पों में तितली, मेढक और मछलियों को बाह्य निषेचन प्रक्रिया का उदाहरण माना जाता है। बाह्य निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है। आमतौर पर जलीय वातावरण में मुर्गियां, छिपकली और स्टारफिश आंतरिक निषेचन द्वारा प्रजनन करते हैं, जबकि कुछ छिपकलियां आंतरिक निषेचन को अनुभव कर सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा केवल थर्ड था जहां पे छिपकली वगैरह, मेढक को छिपकली, तितलियां बाह्य निषेचन करती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि नीचे एक गई पर एक यहाँ पे नीचे गए परीक्षण के लिए टेबल बनाई गई है, अर्थात सामग्री का परीक्षण टेबल दी गई, जिसमें से आपको जो उचित सिलेक्ट करना है कि क्या ये सही ऑप्शन दिए गए हैं, क्या इनकी चीजें सही दी गई, इस पे बात करना है। तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 इसका युक्तियां प्रविष्टियां हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है, क्या लिखा है, युक्ति युक्त कॉलम ए प्रविष्टियां और बी में असमान प्रविष्टियां हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड में, जिसमें कहा गया है कि मिलते हुए युग्मों का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ दिया गया है जिसमें कहा गया है प्रविष्टियों में सब विसंगतियां हैं, अर्थात यहाँ पे एक चार्ट दिया गया था। इस चार्ट को आपको ध्यान से देखने से बल की इकाई क्या होती है, जूल, नहीं जूल होती है, क्योंकि बल की इकाई तो दूसरी कुछ होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो इसका ऑप्शन क्या होता है, सेकेंड करेक्ट। इसमें कहा गया कि ए की प्रविष्टियां और बी की प्रविष्टियां असमान प्रविष्टियां, अर्थात इनकी चीजें सही नहीं लिखी, अर्थात क्योंकि बल की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। यहाँ पे न्यूटन आपने देखा लास्ट में लिखा हुआ। जैसे लौह का चिन्ह क्या होता है, लोहे का चिन्ह एफई होता है, लेकिन एफई के सामने यहाँ पे HCl लिखा था, हाइड्रोक्लोराइड लिखा, ये भी गलत है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, लेकिन इसके आगे लिखा Ag। तो ये क्या है, असमानताएं दी गई, इसलिए ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप चीजों को करेक्ट समझना चाहते हैं, जैसे कि बल की इकाई जो होती है न्यूटन होती है, लोहे का चिन्ह जो होता है आयरन अर्थात Fe होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl होता है, कार्य की इकाई जो है जूल होता है, चांदी का जो होता है चिन्ह होता है Ag होता है, और बैटरी का चिन्ह जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिन्ह होता है। और यहाँ पे जो कैलोरी दिया गया है ये कार्य की इकाई होती है जो कि कैलोरी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक्सप्लेनेशन में बात करें तो वही चीज लिखा है जो मैंने वहां पे बताया कि बल की इकाई क्या होती है, वो सभी चीजें यहाँ पे समझा दी गई हैं जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। आप इन चीजों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात एक कथन दिए गए हैं रीजनिंग और असर्शन वाले। यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला अभिकथन दिया गया है, जिसमें कहा गया है तो क्या है, सूखी हुई किशमिशों को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ा जाता था। सूखी हुई जो किशमिश होती है जब कुछ समय के लिए सादे जल में क्या छोड़ दिया जाता है तो वह पराशर के कारण फूल जाती है। बिल्कुल बात सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे तर्क में क्या दिया गया है कि पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से परागम कोशिका झिल्ली होती है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अर्थात अभिकथन दिया गया है कि जिसमें कुछ जो सूखी हुए किशमिश है, अगर उनको किसी सादे पानी में रख दिया जाता है कुछ समय के लिए तो वो फूल जाते हैं। फिर ऑप्शन यहाँ पे दूसरा अर्थात रीजन दिया गया है कि पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से परागम कोशिका झिल्ली होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में कि ए सही है या आर सही है या ए सही है, आर उसकी सही से व्याख्या करता नहीं करता। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि फर्स्ट में क्या कह रहा था, कथन क्या है, फिर जो रीजन दिया गया है अर्थात आर,
तर्क यहाँ पे, वो तर्क क्या उससे संबंधित है कि नहीं है, वो जो तर्क है उसके विषय में सही चीज बता रहा कि नहीं बता रहा, इस संबंध में जानकारी यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो देखते हैं इस ऑप्शन में क्या जानकारी दी गई है और ऑप्शन क्या हो सकता है सही। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट पे बात करते हैं जो कि दिया गया है ए और आर क्या है, दोनों सही हैं, तथा आर जो है ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। देखते हैं अभी क्या होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है ए और आर क्या है, दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या ही नहीं करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड पे दिया गया है कि ए तो सही है परंतु आर जो है गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ तथा लास्ट दिया गया है जिसमें कहा गया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है करेक्ट फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे आर जो है अभिकथन भी सही है, उसका जो रीजन दिया गया आर अर्थात तर्क वो भी क्या बहुत ही सही है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं कि किस टाइप से जो है किसी भी सूखे किशमिश को पानी में रखने पे क्यों फूल जाता है। तो ऑप्शन में डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे कि जब भी कभी किसी भी सूखे किशमिश को जब साधारण पानी में कुछ समय के लिए छोड़े जाता है, छोड़ देते हैं तो परासरण के कारण फूल जाता है, यह एक सही अवलोकन है। परासरण एक क्या लिखा, चयनी पारगम्य झिल्ली द्वारा पानी के चलने को समझने की प्रक्रिया है जो उच्च घनत्व था सूखी किशमिश के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा घनत्व होता है, से निम्न घनत्व जो कि किशमिश के बाहर निम्न घनत्व होता है की ओर होता था, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर क्या एक प्रक्रिया होती है। तो पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य को कोशिका झिल्ली होती है, और यह भी सही है कि वह परत पानी और कुछ द्रव्यों के अभिगमन या अभिगम की अनुमति देते हैं, जबकि अन्य द्रव्यों को आयात और निर्यात करती हैं जो आकार और आवेग के आधार पर, इसलिए तर्क अभिकथन में वर्णित घटना के लिए सही है, अर्थात एक वैध स्पष्टीकरण प्रदान करता है। कहने का मतलब यह था कि जो यहाँ पे एक पतली सी पारगम्य झिल्ली होती है और जब उस झिल्ली से कोई भी चीज गुजरती है तो जिधर ज्यादा घनत्व होता है, जिधर कम घनत्व होता है, तो ज्यादा घनत्व से कम घनत्व की ओर यह प्रोसेस चालू होती है। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि यहाँ पे दिया गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने के लिए या अभावजन्य रोग जो होते हैं उनको उनके विषय को प्रस्तुत करने के लिए क्या सही है, अर्थात यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, अर्थात जो अभावजन्य रोग होते हैं उनके विषय को प्रस्तुत करने के लिए कौन सी सबसे ज्यादा उपयुक्त रणनीति होगी, जो कि यहाँ पे आपको नीचे दी गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया कि संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो सकता है अभावजन्य जो रोग होते हैं के संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन या उनकी अनुमति या उनसे निर्देशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। या फिर ऑप्शन थर्ड हो सकता है जिसमें कहा गया मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। लास्ट का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है सामान्य मानव और संबंधित रोगों पर परिचर्चा करना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट अर्थात सेकेंड हो जाता है, जिसमें कहा गया कि अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर को क्या है लाना, उसके विषय में फिर परिचर्चा करना कि ये रोग कैसा है, इसके विषय में क्या चीजें खाई जाए क्या ना खाई जाए, इस प्रकार का डिस्कस करना सबसे अच्छा होता है एक अभावजन्य रोग के विषय में प्रस्तुति का। अब थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है और कैसा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशक की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना, और यह एक प्रेरणादायक और व्यवसायिक दृष्टिकोण हो सकता है। एक वास्तविक दुनियावादी उदाहरण जैसे किसी अभावजन्य रोग से संबंधित एक डॉक्टर की पर्ची को लाना छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवसायिक अनुप्रयोगों से जोड़ने की अनुमति देता है। यह दृष्टिकोण विषय को संबंधित और जोड़कर अभावजन्य रोगों के गहरे समझ को बढ़ावा देने की क्षमता होती है। इससे छात्रों को एक रूप आहार की महत्वपूर्णता और पोषण की महत्वपूर्णता का आत्मसात करने को एक अवसर भी मिलता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षैतिज या अनुप्रस्थ मेज पर पड़े हुए एक डिब्बे या बॉक्स का द्रव्यमान जो है 500 ग्राम है।
उस पर लगने वाले बल या बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। और यहाँ पे जो जी होता है, जी स्मॉल जी का मान जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज किया गया है। ये जी है, 8 नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना जी दिया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट पे बात करते हैं तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। ऑप्शन सेकंड पे बात करें तो अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है। थर्ड नंबर पे बात करें तो असंतुलित बलों का एक युगल उस पर कार्य करता है। फोर्थ नंबर पे ऑप्शन दिया गया है जिसमें कहा गया ऊपर मुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए जिनमें से ऑप्शन करेक्ट की बात करें तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संतुलित बल कार्य करता है। संतुलित बल का मतलब है जब भी किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है तो वस्तु जहां पे होती वहीं पे रहेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ पे माउस रखा है। अब अगर इस माउस पे संतुलित बल कार्य नहीं करेगा तो अगर इधर बल ज्यादा लगेगा तो माउस ऑटोमेटिक इधर जाएगा। अगर ये बल नीचे ज्यादा लगेगा तो नीचे आने लगेगा, ऊपर बल ज्यादा लगेगा ऊपर जाने लगेगा। लेकिन ये माउस कहीं पर भी नहीं जा रहा, इसका मतलब इस पे क्या संतुलित बल लग रहा है। अब इस पे अगर हम बात करें बल कौन कौन से लग रहे हैं तो देखो, इसका द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ। दूसरा बल क्या होता है, ये जब इस पे रखा है तो इस पे रिएक्शन बल लगता है, फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है रिएक्शन, अर्थात ये जो है वस्तु उतना ही बल नीचे लगा रही जितना मेरा हाथ इसके ऊपर, हाथ जो है इसके ऊपर लगा रहा है। क्योंकि एक बल ऊपर लग रहा है एक बल नीचे लग रहा है, उन बलों का मान समान है, इस कारण से जो है माउस यहाँ पे स्थिर है। तो इस कारण से क्या संतुलित बल यहाँ पे कार्य करता है। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल से समझ भी लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे देखते हैं कि व्याख्या में क्या क्या दिया गया। तो सही विकल्प जो कि टेबल पर लेटे हुए 500 ग्राम के डिब्बे पर कार्रवाई करने वाले बलों के बारे में है। एक जोड़ी संतुलित बल उस पर कार्रवाई करता है जब डिब्बा समतल टेबल पर लेटा होता है तो उस पर दो मुख्य बलों का अनुभव होता है। एक तो वजन गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ जो कि मैंने अभी बताया था। दूसरा जो बल होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एक ऊपर की तरफ बल लगता है। तो यहाँ पे उस बल के विषय में भी जानकारी दी गई, तो आप इसको बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं। और मैंने जो अभी बताया था वही वाला यहाँ पे बल बताया गया कि एक ऊपर बल लगेगा एक नीचे लगेगा, और वो दोनों बल समान है, इसलिए क्या है यहाँ पे संतुलित बल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं जिसका आपको क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। राइट आंसर क्या होगा इसका आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया गया कि एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाई के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात कोई एक एक्स क्या यंत्र है जो कि y के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे x और y के मान बताना है, जिसमें से ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 देखने को मिल जाएंगे। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, और इसका डिटेल से आंसर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में होमवर्क के लिए दिया था। उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही देखते हैं क्या था। तो क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करना है। असामान्य जो लिखा क्या था, सामान्यता जो होता है आधात जल के साथ क्या अभिक्रिया नहीं करती हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया था कि सामान्यता आधात अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। और फिर यहाँ पे कूट दिया गया था कि ए केवल बी, इस प्रकार से ऑप्शन दिया था जिसको आपने बहुत डिटेल से पढ़ा भी होगा। और करेक्ट आंसर पे बात कर लें तो यहाँ पे इसका थर्ड नंबर पे करेक्ट आंसर हो जाता है। और डिटेल से एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे डिटेल से लिख दिया जिसमें लिखा है सामान्यतः जो है आधात पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, नोबेल गैसें हैं, आमतौर पर पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। वहीं पे सामान्यतः आधात जो है अम्लों के साथ प्रक्रिया नहीं करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, नोबेल गैस है आदि। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कवर किया है। अगले वीडियो में मिलेंगे वहां पे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।